ऋण है। तो देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति कहने का मतलब है कि यदि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो राइज हो जाए और बहुत ही ज्यादा राइज हो जाए, और इसके चलते क्या हो कि हमारा जो करेंसी है इसका डिवैल्यूएशन प्रारंभ हो जाए। डिवैल्यूएशन प्रारंभ हो जाए। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है गिरावट, गिरावट इसमें करेंसी में, रुपए में गिरावट। नहीं मालूम रुपए गिरने लगा है, रुपए गिर रहा है। अब इसको ऐसे भी देखा जाए तो मुद्रास्फीति, मुद्रा प्लस स्फीति का मतलब होती है कि मुद्रा में गिरावट। किसके कंपैरिजन में? तो आप बोल सकते हो कि सर डॉलर के कंपैरिजन में, पाउंड के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में हमारे रुपए का गिरावट, इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब मुद्रास्फीति और महंगाई, कितने लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या महंगाई मुद्रास्फीति है? तो महंगाई एक कारण है। महंगाई जो है आपके जैसे गुड्स एंड सर्विसेज में उनके प्राइस में इंक्रीज होना, ये महंगाई है, और ये जन्म देता है किसको? तो मुद्रास्फीति का जन्म देता है, और यही जन्म देता है मुद्रास्फीति का। मतलब एक महंगाई कारण होता है मुद्रास्फीति के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इससे इंपैक्ट क्या होता है यदि मुद्रास्फीति बढ़ जाए तो बहुत सारे इंपैक्ट होता है मुद्रास्फीति आपके बढ़ने लगे तो। मतलब जान लो कि रुपए की कीमत में गिरावट होने लगा तो भैया आपके जेब से पैसे ज्यादा खर्च होगा। कहने का मतलब है कि यदि आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो गरीब लोग हैं उन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है कि यदि अब 10,000 कमा रहे हैं, मुद्रास्फीति हो गई तो 10,000 की कीमत तो हो गया कम। अब 10,000 में महंगाई बढ़ गई, अब उनको खर्चा करना है तो वो क्या करेंगे? एक तो उनके पास उतना पैसे नहीं है तो हालत खराब हो जाएगी, और वो खर्चा नहीं उस लेवल तक कर पाएंगे, सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गरीबों पे तो सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति किस पर इंपैक्ट डालता है? तो ये पुअर पीपल, गरीब लोगों पर डालता है। जितने भी गरीब लोग हैं उन पे मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। उनके सेविंग बचता नहीं है, जो सेविंग है वो निकलते जाता है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाएगी। आपने बात करते हुए देखा होगा कॉलोनी में जितने भी आंटियाज हैं, और मतलब हमारी वाइफ भी, ये लोग बात करती रहती है महंगाई हो गया, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया। तो वो जेब से पैसे जा रहा है मुद्रास्फीति के चलते, और वो इंपैक्ट करता है आपके लाइफ स्टाइल पर। गरीब है, मिडिल फैमिली है तो उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये तो इंसान पे इंपैक्ट करता है। दूसरा चीज है, यदि महंगाई हो गई तो रिच पीपल है, जो धनी लोग हैं, अब इनका क्या होगा? क्या इन पर भी इंपैक्ट पड़ता है? तो काफी हद तक तो इंपैक्ट सब पे करता है, लेकिन रिच पीपल पे थोड़ा सा इसके लिए फायदेमंद चीज हो जाती है धनी लोग के लिए, क्योंकि उसके जेब में पैसा ज्यादा जाने लगता है। समझ में आया? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अब इसी रूप में देके इन्वेस्टमेंट है, पैसा निकाल के शेयर मार्केट में डाल दिया, पैसा आए तो शेयर मार्केट में डाल देंगे, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है ना। तो रिच पीपल पर इंपैक्ट थोड़ा सा इसका उस तरह से नहीं पड़ता है जो धनी लोग हैं। सेम है बैंकिंग सिस्टम को देखा जाए कि क्या बैंकों पे क्या इंपैक्ट होगा, तो बैंक के हिसाब से देखा जाए तो भाई पैसा लोगों के पास नहीं रहेगा तो सेविंग नहीं रहेगा, और यदि सेविंग नहीं रहेगा तो क्या करेंगे लोग? पैसा निकालना प्रारंभ करेंगे, अपना पैसा रुपया। और यदि पैसा निकालना प्रारंभ करेंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा, और यदि बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा तो बैंक क्या करेगी? कोशिश करेगी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। इसका डिपॉजिट पे, जो पैसा लोग डिपॉजिट करते हैं, इनके इंटरेस्ट पे पैसा बढ़ा दिया जाए। यदि ऐसा बैंक करता है कि डिपॉजिट पे पैसा इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो एक और नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो लोन देगी, बैंक जो लोन देने वाली है, इस लोन के इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, इंटरेस्ट को बढ़ा देगी उसको कंपनसेट करने के लिए। अब डिपॉजिटर पे यदि पैसा बढ़ा रही है तो लोन पे भी वो लेगी, क्योंकि कंपनसेट तो करना है, अपने जेब से कोई पैसा नहीं देता बड़े लोग, इसलिए तो बड़े लोगों पे प्रभाव कम पड़ता है। तो अब यहां क्या होगा?
यदि लोन पे इंटरेस्ट कम होगा, इसका मतलब लोगों के पास अब आसानी से लोन नहीं मिलेगा। जब आसानी से लोन नहीं मिलेगा तो डिमांड जो होगा क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और जब डिमांड कम पड़ जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे ही इंपैक्ट करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सर्किल चलता रहता है, ये सर्किल चलता रहता है ऊपर नीचे। इस तरह से मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो इंपैक्ट करता है। अब आगे देखा जाए तो इसको यदि बांटा जाए, मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को बांटा जाए तो इसके कॉज के आधार पे, कारण के आधार पर यदि मुद्रास्फीति को बांटा जाए तो इसको 3 रूपों में बांट सकते हैं। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। 3 प्रमुख कारण होता है मुद्रास्फीति का निर्माण होने में। 3 महत्वपूर्ण कारण है। कौन कौन सा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। और तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जन्म देता है। ये कारण है मुद्रास्फीति का जन्म का, ओरिजिन का। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज। तो इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, पूरा इकोनॉमिक एक चीज पर बेस है। कौन? डिमांड और सप्लाई पे, डिमांड और सप्लाई पे, मतलब मांग और पूर्ति पे। तो मान लो कि किसी कंट्री में, किसी देश में मांग बढ़ गया। यदि मांग बढ़ जाता है, ये मांग जो है वो बढ़ जाए और उस तरह से सप्लाई ना हो, पूर्ति उस तरह से नहीं हो, तो वो जन्म देता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। कहने का मतलब सिंपल सा है कि मांग इतना बढ़ जाए कि उसके लिए सप्लाई ना हो पाए, और यदि सप्लाई ना हो पाए तो वो जन्म देगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। और ये देगा किसका? तो मांग जनित मुद्रास्फीति का। सिंपल सी बात। अब देखो, कोई पूछे आपसे कि क्या क्या कारण हो सकता है, कारण, कॉज क्या है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के राइज होने का, तो कहोगे कि सर डिमांड कैसे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने का क्या क्या तरीका है। सिंपल सी बात है। तो डिमांड बढ़ने का देखो 2-3 तरीका है। एक तो लोगों के पास पैसा बहुत आ जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत हो, एम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाए किसी देश में, लोगों को बहुत सारे जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए तो पैसा मिल जाएगा, और पैसा जैसे हाथों में आएगा तो लोग क्या करेंगे भाई, पहले 100 रुपए के चप्पल पहनकर घूमते थे, अचानक ही उनके पास पैसा आने लगा तो अब क्या करेंगे, एडिडास के कपड़े लेंगे, पूमा के लेंगे, और वो क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे, मांग को बढ़ा देंगे। दूसरा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाए, बहुत सारे स्कीम लेकर आए, फ्री में पैसा बांटना प्रारंभ कर दे गवर्नमेंट, लोगों के पास पैसा, इजिली लिक्विडिटी, तरलता है लोगों के पास आने लगा, इजिली पैसा अवेलेबल हो गया, तो लोग क्या करेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोन आसानी से मिलने लगे, बैंक जो लोन है वो आसानी से आपको देने लगे तो आप मांग को बढ़ा देंगे, क्योंकि आसानी से लोन मिलेगा। और आजकल भी ऐसे भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे
बहुत सारे ऐसे नॉन फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी जो कि आपको बैठे बैठे 10% 20% पे लोन दे देते हैं, लोग लेके आधे दवाधम खर्चे करते हैं, तो मांग को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। इजली लोन मिल जाएगा और कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलने लगेगा तो आप खर्चा बहुत ज्यादा करने लगेंगे, तब भी क्या होगा, मांग बढ़ेगा। और यदि ये तीनों चीजें, मांग बढ़ गया किसी इकोनॉमी में और सप्लाई नहीं बढ़ा उस लेवल का, पूर्ति नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति का निर्माण हो जाएगा, इन्फ्लेशन। अब देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन सबसे बड़ी बात है, कैसे देशों में होता है, तो आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन विश्व के हर देशों में देखने को मिलेगा, हर देश, ऑल कंट्री में देखने को मिलेगा, कंट्रीज में देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह कहां तक सही है, कभी कभार ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हरदम गलत ही होता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। यदि किसी देश में आपके इन्फ्लेशन एक लिमिट तक ना हो तो डिमांड नहीं रहेगा, और डिमांड नहीं रहेगा तो उसका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कैसे बढ़ेगा, मतलब उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, चाहे वो विकसित देश है या विकासशील देश है, ये सब में दिखाई देता है। ये ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें आपको ये नहीं दिखाई देता है, एक्सेप्ट कि वो देश जो दिवालिया हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है, मतलब बेकाबू हो चुके हैं उनके इन्फ्लेशन, अब वहां पर पैसा दे दे के ब्रेड लेना पड़ रहा है। तो ऐसे देशों में जो बुरा हालत है उन्हीं में डिमांड नहीं होगा, बाकी सब देशों में आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाई देता है। सिंपल सी बात है कहने का कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक हद तक सही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यह महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा दे देगा क्वेश्चन यदि पीटी में, तो आपको लिख कर आना है कि हम भैया डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कुछ हद तक अच्छा रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जीडीपी को बढ़ने के लिए, क्योंकि जीडीपी का बढ़ना मांग पे डिपेंड करता है। यदि मांग नहीं हो, डिमांड नहीं हो, तो जीडीपी में बढ़ोतरी आपको नहीं दिखाई देगा। और जीडीपी क्या होता है बच्चे, तो जीडीपी का मतलब होता है किसी बाउंड्री में ये देश है, इस देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको वैल्यू जो इसका होगा वो जीडीपी होगा। लेकिन कहोगे सर ये प्रोडक्शन कोई क्यों करेगा, प्रोडक्शन बेटा तभी ना करेगा जब उसको लगेगा कि यहां पर डिमांड है। और इसीलिए तो कहा जाता है भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार होने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर मांग है, डिमांड है, इसलिए विश्व देख रहा है हम लोगों को। हम लोग ताकतवर ये है, किसी को समझ में नहीं आता तो इतनी जनसंख्या जो है ना, और बहुत सारे ऐसे क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कूद रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, वो डिमांड को बढ़ाएंगी। और यही विश्व देख रहा है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में भारत में इतना बड़ा मार्केट होगा कि आप देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं पाओगे कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। ऐसे ही चौथा नंबर पर हम नहीं गए हैं, कुछ तो कारण है चौथा नंबर पे जाने पे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहने का मतलब एक हद तक सही रहता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, यह एक हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी चीज है। दूसरा चीज है, बहुत सारे कंट्री नैरो शब्द का प्रयोग करती है। नैरो कंट्री आप देखेंगे तो नैरो शब्द का प्रयोग करती है। इसका मतलब होता है नॉन एसोलेटेड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या चीजें हैं, बहुत सारे देश इसको फॉलो करते हैं नैरो शब्द का। अब ये होता क्या है, तो यही कहा जाता है कि भाई डिमांड तो चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन डिमांड भी हद से ज्यादा ना हो। क्यों, क्योंकि डिमांड से हद से ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई इस रूप में नहीं होगा तो मुद्रास्फीति का जन्म देगा और भयानक मुद्रास्फीति का जन्म देगा। इसका मतलब कोई भी देश विश्व में इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, हद से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। यदि ऐसा करता है तो महंगाई जो होगा वो चरम सीमा पे हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई ऐसा नहीं होगा
तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आपके जो डॉलर है वो भी भारत से बाहर जाएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज बचा है उसमें भी घटा होगा और हालत खराब हो जाएगी। इसका मतलब कि पूरी भारत में इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या को एक साथ क्या एम्प्लॉयमेंट जो दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी इतने लोगों को, तो ये पॉसिबल नहीं होता। गवर्नमेंट सोच समझ के अपॉर्चुनिटी देती है, क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा यदि अपॉर्चुनिटी उसने दे दिया तो डिमांड को बढ़ा देगा, और डिमांड यदि बढ़ गया बेटा तो सप्लाई उस आधार पे नहीं होगा, तो वो देश की स्थिति को खराब कर देगा। ये इसका निगेटिव भी है। तो इसका मतलब एक लिमिट में डिमांड रहना चाहिए और डिमांड पुल इन्फ्लेशन रहना चाहिए। यह हो गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या चक्कर है? लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है? तो लागत जनित मुद्रास्फीति के बारे में कहे बेटा, तो लागत जनित मुद्रास्फीति का निर्माण तब होता है जब आपके इनपुट पे के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए। कहने का मतलब है कि भारत ऐसा देश जहां पर हम डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, जहां पर क्रूड ऑयल है, विश्व में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट विश्व से मंगाते हैं, और मान लो इंटरनेशनल लेवल पे इसी का दाम बढ़ जाए, इसका प्राइस बढ़ जाए, क्या है, लेबर फीस बढ़ जाए, लेबर फीस बढ़ जाए, या कार बना रहे हैं तो उसकी मशीनरी का दाम बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, मतलब लागत पर, जो लागत है इनपुट है उस पर दाम इंक्रीज हो जाए अचानक, तो वो जन्म देता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। मतलब किसका? लागत जनित मुद्रास्फीति का। अब उसका एग्जाम्पल के तौर पे क्रूड ऑयल है, हमारे ऑयल प्रोडक्ट हमको मंगाना पड़ता है, और अचानक पता कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे इसके दाम को बढ़ा दिया गया, तो इसका इंपैक्ट भारत पे आपको देखने को मिलेगा, और वो भी बिजोड़ देखने को मिलेगा। लेबर फीस बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग गुड से जो बन रहा है प्रोडक्ट कंपनियों में उसका दाम बढ़ गया, सर्विसेज का दाम बढ़ गया भाई, सर्विसेज का दाम बढ़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही मान लो कि जो सर्विस ले रहे होटल के दाम हो, आईटी सर्विसेज का हो, चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसका भी पैसा जो है वो देखिए बढ़ ही रहा है, जियो और एयरटेल का, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा। पहले 150 रुपया में काम चल जाता था, अब 200 रुपया में, अब 300 350 रुपया लग रहा है। तो ये भी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मतलब लागत जनित मुद्रास्फीति है, और लागत जनित मुद्रास्फीति का निर्माण होता है खासकर किस देशों में, तो जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उन पे होता है। भारत में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। भारत जैसे देशों में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो लागत जनित मुद्रास्फीति है, वो बहुत ज्यादा होता है और इंपैक्ट भी करता है। उसका कारण है कि भैया हम डिपेंडेंट है विश्व के क्रूड पे, क्रूड ऑयल हो या कच्चा तेल में, बहुत सारे हम चाइना से सेमीकंडक्टर चिप्स और वो सारी चीजें मंगाते रहते हैं। तो हम रिसोर्सेस जो है, जो कच्चा रिसोर्सेस है, वो विश्व के देशों पे हम डिपेंडेंट है, और उससे क्या होता है कि हमारे देश में दोनों चीज दिखाई देता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी दिखाई देता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी दिखाई देता है। तो विकासशील देशों में ये दिखाई देता है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है वो दिक्कत वाली बात होती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है, ये कमजोर करता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और आखिरी जो है आपका वो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बेटा उसको कहा जाता है, जैसे आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे देश, ये भी विकासशील, ये भी डेवलपिंग कंट्री का नेचर होता है। डेवलपिंग कंट्री का जो विकासशील देश है उन पे ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। स्ट्रक्चरल होता है संरचनात्मक। संरचनात्मक का क्या मतलब होता है कि देखो, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं रहता हमारे जैसे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं रहता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे प्याज हो, टमाटर हो, अब इतना कोल्ड स्टोर नहीं है कि रखा जाए, इतना अन्न बर्बाद होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का जन्म देता है।
वहीं पर देखेंगे लॉजिस्टिक का मामला है, आपके जितना टाइम लगाना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे माल जाने के लिए उतना समय लग जाता है, उससे ज्यादा इनपुट लग जाता है। ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, संरचनात्मक है। साथ में ही जैसे कार्टेलाइजेशन है, लाइजेशन, ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, ये जन्म देता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का। क्या होता है कार्टेलाइजेशन? जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ग्रुपिंग बना लेते हैं, ग्रुप बना के और कहेंगे कि दाम को, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। ये आपको शेयर मार्केट में भी दिखाई देगा, शेयर मार्केट पर, स्टॉक एक्सचेंज पर दिखाई देगा। किसी शेयर को क्या होता है ना, 4-5 इन्वेस्टर उसको बाय करते रहते हैं, उसके पैसे को बढ़ा देते हैं। फिर आम आदमी को, जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे छोटे पैसा लगाने वाले हैं, उनको लगता है कि बड़ा तेजी से भाग रहा है, पैसा डालते हैं और अचानक पता चलता है कि वो पैसा निकालने लगते हैं, आप गिनने लगते हो, पैसा हो गया आधा, आधा से हो गया आधा, आधा से हो गया आधा। साथ में ही आप देखेंगे, मान लीजिए कि कोचिंग संस्थाएं हैं, सब आपस में मिल गए और मिल के बोले कि भैया हम फिक्स कर देते हैं, सबके वही फीस लेगा 3 लाख रुपए। तो ये तरीके से क्या है, ये गलत भी है। साथ में आप देखेंगे ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि भैया, जैसे पहले पिक्चर चला करता था सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल में देखेंगे ना, ब्लैक में आपको ना टिकट नहीं मिलता था, तो ब्लैक में जाता था। 100 रुपया का टिकट 200 रुपया में, 200 रुपया का टिकट 300 रुपया में। हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखा, हमारे के पिछले जनरेशन है ना, अपने पिताजी और दादाजी से पूछेंगे तो सिनेमा टॉकीज में जाया करते थे और इतनी भीड़ लगी रहती थी, खासकर शाहरुख खान की पिक्चर आ जाए या अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ जाए तो लोग देखने के लिए पहले ही दिन सबको देखना होता था। तो क्या होता था कि बहुत ब्लैक मार्केटिंग चलता था टिकट का, 100 रुपए का 200, 200 का 300। कितने तो नेता भी हैं ब्लैक मार्केटिंग करते थे, अब उनका नाम तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग जानते ही हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग एक ऐसा चीज है। साथ में होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब यह होता है, जैसे आप देखेंगे कभी कभार अचानक ना प्याज का और टमाटर का दाम बहुत तेजी से भागता है, 200, 250, तो क्या प्रोडक्शन भारत में कम हो गया है? नहीं होता। कभी क्या करता है बंदा ना, कि उसको मालूम है कि एक सीजन आने वाला है ना, टमाटर और प्याज की बहुत डिमांड होने वाली है, तो ले जाके कोल्ड स्टोर में, उसके पास लंबे लंबे कोल्ड स्टोर है, ले जाकर रख देगा। और यदि ऐसा रख देता है तो समय आएगा तो वो धीरे धीरे करके निकालता है। अब मार्केट से तो चीजें चला गया, जब मार्केट से चीजें चला गया तो अब वो तो अपने हिसाब से देगा और उसमें प्राइस को बढ़ा के देता है, और ये होता है होर्डिंग। और ये तीनों के तीनों इलीगल है। तो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जन्म देता है। जब आपके संरचनात्मक में ही प्रॉब्लम हो, संरचनात्मक बेसिक में ही जब आपके होर्डिंग होने लगे, कार्टेलाइजेशन होने लगे, ब्लैक मार्केटिंग होने लगे, और इस मामले में क्या होता है कि भैया स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का जन्म देता है। अब देखिए, रेट के आधार पर मुद्रास्फीति, रेट के आधार पर जो है वो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, रेट के आधार पे, दर के आधार पे मुद्रास्फीति। तो ये होता है कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा होता है ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। तीसरा होता है रनवे, रनवे इन्फ्लेशन। चौथा ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, और आखिरी होता है आपके हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ये रेट के आधार पर ये 5 तरीके का इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति होता है। एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होता है मुद्रास्फीति। तो देखो, क्रीपिंग, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यदि मुद्रास्फीति का दर 3% से कम हो तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा। क्रीपिंग का मतलब होता है कि यदि आपका मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो 3% के दर से नीचे है तो उसको क्रीपिंग बोला जाएगा। और ये ठीक होता है। ये देशों में, जो भी देशों में, खासकर डेवलप कंट्री में देखने को मिलता है, डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है। विकसित जो देश है ना, इनमें देखने को मिलता है। उनका 3% से देखोगे कम ही रहता है। और उसका कारण क्या होता है कि भैया उनमें स्ट्रक्चरल और
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति दिखाई नहीं देता। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ग्रोथ एक लिमिट तक बढ़ता है धीरे धीरे, और एज भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, एजिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस देश में दिखाई देता है, डेवलप कंट्री में दिखाई देता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेट के आधार पर जो 3% से कम हो। वहीं पर आपके फ्लोटिंग इन्फ्लेशन दिखाई देता है भारत जैसे देशों में, जो 3% से 10% के बीच में होना चाहिए। यदि किसी देश का इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति 3% से 10% के बीच में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको फ्लोटिंग बोला जाए। और भारत जैसे देशों में दिखाई देता है, और उसमें आप देखेंगे तो ये इसमें जो मुद्रास्फीति दिखाई देता है वो तीनों कारण दिखाई देता है। एक तरीके से आपको डिमांड पुल, मांग जनित, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित, और स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, आपको तीनों दिखाई देता है। और ये जो मुद्रास्फीति है भारत जैसे देशों में 3% से 10% दिखाई देता है। ये भी इकोनॉमी के लिए ठीक है, ये तो बेहतर ही है, लेकिन जब आगे जाएगा, घोड़े की रफ्तार में आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगी, घोड़े की रफ्तार में आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगी, जब घोड़े की रफ्तार में इकोनॉमी बढ़ने लगी, अब उसको क्या बोलेंगे, तो रनवे बोलेंगे। जब 20% तक आपके इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यह पाकिस्तान में अभी हुआ था, पाकिस्तान में हालत खराब हो गई उसकी, अभी लोन लिया, लोन मांगता रहता है आईएमएफ से, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, बीच में आईएमएफ ने उसको लोन दे दिया। अब भिखारी आदमी, पैसे रुपया है नहीं, तो इसकी मुद्रास्फीति है 20%। इसमें क्या होता है कि मांग के चलते कम मुद्रास्फीति का जन्म होता है, कॉस्ट और स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, इसकी मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होती है, उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, और इकोनॉमी के लिए ये खतरनाक है, ये घोड़े की तरह भागता है। मतलब इस स्थिति में पहुंच गए तो समझ लो कि उस देश की स्थिति खराब होने वाली है। उसके बाद आता है वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब आपको 30% तक दिखाई देगा, 30% तक इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति दिखाई देगा, और ये समझ लो कि वो अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह चौपट, ग्रीस जैसे देशों में हमने देखने को मिला था, स्पेन में देखने को मिला था, तो ये पूरी तरह अब निपटा देगा, खत्म कर देगा अर्थव्यवस्था को। 30% इन्फ्लेशन का मतलब है निपट चुकी है वो देश, और यदि उससे भी हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो वेनेजुएला वाला हाल हो जाएगा। वेनेजुएला एक देश है जहां पर हमको देखने को मिला कि रुपए एक तरह से और दूसरी तरफ से ब्रेड जो है वो रख के और तौल के दिया जाता था। मतलब रुपए की कीमत इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि भैया उस रुपए की कीमत ही नहीं बचेगी, जीरो तक पहुंच जाएगी। मतलब आप उस रुपए की वैल्यू नहीं रह जाएगा, और यदि उस रुपए की वैल्यू नहीं रह जाएगा तो उसको रुपए के रुपए भी दोगे तो लोग ब्रेड तक नहीं देंगे। यह स्थिति जब पैदा हो जाएगी तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसे वेनेजुएला जैसे देश में एक बार हुआ था और भयानक हुआ था, जहां पर रोटी लेने के लिए पैसों को तौल तौल के देना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी करेंसी की जो वैल्यू होगी वो इतना डिवेल्युएट हो जाएगी, इतना गिर जाएगा कि वहां से उठने का अब कोई चांस नहीं बनता है। तो यह हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखिए, ये रेट के आधार पर हमने इन्फ्लेशन को देखा। कुछ टर्म है इकोनॉमी में इसे रिलेटेड इन्फ्लेशन से ही। अब उस टर्म को थोड़ा देखते हैं। एक है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन के उल्टा, मुद्रास्फीति के उल्टा होता है, वो होता है डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है कि देखो, इन्फ्लेशन में महंगाई दर बढ़ता है, डिफ्लेशन में रिसेशन आ जाता है भाई। रिसेशन मतलब मंदी क्रिएट करता है, और डिफ्लेशन का मतलब होता है कि भैया कंसिस्टेंट जो है ना वो डिमांड कम होते जा रहा है, डिमांड कम होते जा रहा है, डिमांड जो है, मांग है, वो लगातार गिर रहा है। और वो गिरने का कारण क्या हो सकता है डिफ्लेशन में? तो भैया ये कारण हो सकता है, जैसे कोरोना के काल भी होया था। कोरोना काल में देखा था, उस समय क्या हुआ था, डिमांड एकदम ही गिरने लगा था, नेगेटिव में कितने देशों का चला गया था। या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई हो, समझ में आए? या एजिंग पॉपुलेशन हो गई है भाई, पॉपुलेशन है वो वृद्धि बहुत हो गई उस देश का। डिफ्लेशन का मतलब होता है रिसेशन, मंदी में चला जाता है, और ये बहुत हालत खराब कर देता है। इसी में बैंक डूबते हैं। अमेरिका में हुआ था 2008 में,
बहुत तरह मंदी और रिसेशन चला गया था। इसका प्रभाव हमें ग्लोबल दिखाई दिया और इतना भयानक दिखाई दिया 2008 में। फिर बीच में भी हुआ था कोरोना काल में डिफ्लेशन। पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो मंदी में चला जाए। और मंदी में क्यों चला जाए? जहां पर डिमांड ही ना हो, लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं। लोग खरीदना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तरलता नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी मंदी में चला जाता है। यह होता है आपका डिफ्लेशन। आगे देखिए, दूसरा जो टर्म है वो डिसइंफ्लेशन है। डिसइंफ्लेशन, दूसरा जो टर्म है वो डिसइंफ्लेशन है। अब डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है, ये इन्फ्लेशन तो रहता है, इन्फ्लेशन तो इसमें रहता है, लेकिन उसका रेट कम होते चला जाता है। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक महीने 12% का इन्फ्लेशन था, फिर धीरे धीरे आपके 10% का हो गया अगले मंथ, फिर अगले मंथ 8% का इन्फ्लेशन है, फिर अगले मंथ 6% का इन्फ्लेशन है। मतलब जो मुद्रास्फीति तो है, मुद्रास्फीति तो है, महंगाई तो है, लेकिन उसका दर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक महीने 12% था, अगला महीना 10% हो गया, अगला महीना 8% हो गया, उसके अगला महीना 6% हो गया। आज यदि ऐसा स्थिति पैदा होता है किसी भी इकोनॉमी में, उसे डिसइंफ्लेशन बोला जाता है। डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है, क्या होता है डिसइंफ्लेशन का मतलब? डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो आपके देखोगे तो डिमांड में कमी होते जा रही है, डिमांड में कमी होते जा रही है, धीरे धीरे रिसेशन की तरफ वो बढ़ते। ऐसा भी हो सकता है कि चल के 2% हो जाए, 1% हो जाए, इसका मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ ही रुक जाए। मतलब ये क्या करता है कि भैया इन्फ्लेशन है, लेकिन उसका जो रेट है वो हर महीने, हर दूसरे महीने या हर तीसरे महीने धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब डिमांड जो है वो कम होते जा रहा है, और इस टर्म को डिसइन्फ्लेशन बोला जाएगा। आगे देखिए, तीसरा इन्फ्लेशन, तीसरा है रिफ्लेशन। और रिफ्लेशन क्या होता है? तो बेटा ये उल्टा होता है, ये होता है डिफ्लेशन के उल्टा। मतलब एक बार डिफ्लेशन हो जाए, डिफ्लेशन हो जाए और वहां से फिर रिफ्लेशन हो जाए। मतलब एक बार कोरोना काल में देखा अचानक मंदी हो गई, मंदी होने के बाद जो अर्थव्यवस्था वापस उठेगी उसको रिफ्लेशन बोला जाएगा। समझ में आया? मान लो कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई, कोरोना काल में हमको देखने को मिला था। कोरोना काल में अचानक डिमांड क्या हो गया था? कम हो गया था, डिमांड गिर गया था, एकदम मांग गिर के 0 तक पहुंच गया है। 0 तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन एकदम कम हो जाए, और उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अपना रूप धारण कर ले, मतलब डिमांड बढ़ने लगे, डिमांड बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो वो रिफ्लेशन का जन्म देगा। तो कोई पूछे कि रिफ्लेशन क्या होता है, तो आपको सिंपल सी बात कहना है कि मंदी के बाद उठती हुई जो अर्थव्यवस्था है वो रिफ्लेशन होता है। सर, कहने का मतलब है कि डिमांड एकदम गिर गया हो और फिर अचानक डिमांड बढ़ने लगा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हमको जीडीपी में बढ़ोतरी दिखाई देगा, और इस परिस्थिति को रिफ्लेशन बोला जाता है। एक आखिरी टर्म है स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग इन्फ्लेशन ये क्या होता है? तो स्टैग इन्फ्लेशन होता है बेटा, इसी से निकलता है स्टैग मतलब स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। इसका मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, और लेकिन मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है। अब ये कंडीशन कब बनेगा? ध्यान से देखो तो ये कंडीशन सर तब बनेगा जब मान लो कि डिमांड जो है वो कम पड़ गया है, साथ में किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया है, और वहां पर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो गए हैं। वो जनसंख्या जो निर्भर कर रहा है सरकार पे कि वो सरकार उनको चलाए, उनके पास पैसा नहीं, अब रिटायरमेंट हो ले लिए हैं, तो डिमांड ही नहीं रहेगा। जैसे जापान जैसे देश में, रशिया जैसे देश में स्टैग इन्फ्लेशन आपको दिखाई देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, लेकिन
यदि मुद्रास्फीति उसमें दिखाई देता है तो वो स्टैग इन्फ्लेशन कहा जाता है, और वो तभी होता है जब डिमांड कमजोर पड़ जाए। डिमांड कमजोर कब पड़ेगा? जब आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन जो निर्भर है सरकार पे वो ज्यादा हो जाए, तो उस केस में सरकार को ही खर्च करनी पड़ेगी, लोग खर्च नहीं करेंगे, और लोग जब खर्च नहीं करेंगे तो आपको जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाएगा, और ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टैग इन्फ्लेशन बोलेंगे बेटा। इसको क्या बोलेंगे? स्टैग इन्फ्लेशन बोलेंगे। ये है। अब देखिए जो अगला है, आपको तो कैलकुलेशन कैसे किया जाए? कैलकुलेशन कैसे किया जाए? किसका? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करने का तरीका। तो बेटा इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करने का 2-3 महत्वपूर्ण तरीका है। एक है इंडेक्स, इसको सूचकांक है, एक है पीपीआई, दूसरा है डब्ल्यूपीआई, और तीसरा है सीपीआई। ये क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 3 प्रकार का इंडेक्स है बेटा, और 3 प्रकार का इंडेक्स है कैलकुलेशन करने के लिए। किसका कैलकुलेशन? तो मुद्रास्फीति का कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रकार का आपका क्या है? तो ये तरीका है, पीपीआई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो एक एक करके देखते हैं। पहले पीपीआई को देखते हैं। पीपीआई क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, ये जो मापा जाता है इन्फ्लेशन को, वो कहां पर? तो जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर मुद्रास्फीति को मापा जाए, इन्फ्लेशन को मापा जाए, मुद्रास्फीति को मापा जाए, उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। जैसे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण जहां हो रहा है, जहां फैक्ट्री में, जिस संस्था में, उस जगह पर यदि हम मुद्रास्फीति को मापे तो उसको बोला जाता है पीपीआई। अब ये पीपीआई जो है वो भारत में लागू नहीं है। एक तो भारत में लागू नहीं है, लेकिन नीति आयोग ने एक कमेटी बैठाया था, नीति आयोग ने, और वो रमेश चंद्रा के चेयरमैनशिप में, और ये कहा गया कि भाई पीपीआई को भारत में भी लागू किया जाए। तो भारत में अभी पीपीआई ये नहीं चलता है, ये इंडेक्स भारत में नहीं चलता, लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों में चलता है। अब ये पीपीआई का फायदा क्या है? कि इनके प्रोडक्ट जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर यदि इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को मापोगे तो बहुत एक्यूरेसी होगी, और ये भारत में भी लागू करने की बात चल रही है। अब देखो दूसरा है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो जो इन्फ्लेशन को हम मापते हैं, इन्फ्लेशन को, वो होलसेल लेवल पर मापा जाए, उसको डब्ल्यूपीआई बोला जाता है। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। उस जगह पर कहां मापा जाए जहां होलसेल लेवल पे है, उसको हम बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, इसमें केवल गुड्स को मापा जाता है, केवल सामान को, इसमें सर्विसेज शामिल नहीं है, सर्विसेज शामिल नहीं है, मतलब सेवा का कोई योगदान नहीं है। डब्ल्यूपीआई होलसेल का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े मॉल है जहां पर प्रोडक्ट आके और स्टोरेज हो रहा है, वहीं से रिटेलर के पास से जा रहा है। तो मुद्रास्फीति जहां कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब होलसेल लेवल पर, वो कौन सा इंडेक्स है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ये भारत में चलता था 2014 से पहले, अभी भी चलता है, दोनों को मापते हैं, लेकिन ये से पहले अब सीपीआई इसको, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको रिप्लेस कर दिया है। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है, गुड्स है, सेवा नहीं है, लिख देता हूं, नहीं है सेवा, केवल सामान को मापा जाता है। अब मापता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य डिपार्टमेंट इसको
कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका बेस प्राइस क्या है, तो 2011-12 इसका बेस प्राइस है। इसके आधार पर मापा जाता है, हर महीने मापा जाता है दोस्तों। हर महीने का मतलब होता है कि प्रत्येक मंथ पिछले ईयर से कंपेयर किया जाता है। जैसे अभी के कितना हुआ, 2025 हुआ, तो अभी मान लो कि मई है, मई, तो मई 2025 को कंपेयर करेंगे किससे, तो मई 2024 से, 2024 से कंपेयर करके होलसेल प्राइस इंडेक्स को मापा जाता है। समझ में आया। दूसरा चीजें है महत्वपूर्ण कि इसको करने के लिए इसको क्लियर कर देते हैं, तो कुछ सामान है और टोटल जो सामान है इसके बास्केट में, अब एक बास्केट है, इसका बास्केट, एक बास्केट में 697 सामान मौजूद है, गुड्स है, और ये गुड्स का भाग कर दिया जाए 3 भाग में, तो इस बास्केट को अलग अलग में इसको डाल दिया गया है। जैसे बात करें तो प्राइमरी गुड्स है, प्राइमरी गुड्स है, अब प्राइमरी गुड्स कितना है, तो 117 टोटल। प्राइमरी पर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, वो कितना है, तो 564 है टोटल, 564 है। और तीसरा जो भाग है वो फ्यूल का है, फ्यूल का है, और वो कितना है, वो टोटल जो है वो 16 है। टोटल मिलाकर 693 गुड्स को उसके मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है क्या, तो उसका मुद्रास्फीति को कैलकुलेट किया जाता है। कितने, 697, जिसमें प्राइमरी गुड्स 117, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है 564 और फ्यूल को है 16। अब इसी के प्राइस को देखते रहते हैं कि भैया इसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन WPI के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है 564, और आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, जैसे बड़े बड़े, जिसमें मशीनरी आ जाए, बड़े बड़े सामान, ये डेली लाइफ में बहुत कम प्रयोग होता है, डेली लाइफ में, तो इसका जो है वेटेज बहुत ज्यादा है, और इसके चलते क्या है, तो एक्यूरेसी नहीं आता WPI में। WPI में यही कारण है कि एक्यूरेसी नहीं आता है, और इसीलिए जो CPI का प्रयोग किया गया, इसीलिए जो कारण है वो CPI का प्रयोग किया गया। समझ में आया। ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, तो 2 प्रॉब्लम है। यदि कोई आपसे पूछे कि WPI में क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको इसको नजरअंदाज सरकार ने कहा कि भाई CPI का प्रयोग करो, तो एक तो कारण है इसमें गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, सेवा का योगदान कुछ नहीं है। आपको पता है सेवा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। भारत में खासकर IT सर्विसेज बहुत भयानक है, सर्विसेज, तो IT सर्विसेज, होटल है, इन सारे चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सर्विसेज ऐड नहीं है WPI में, इसलिए एक्यूरेट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बताने में असक्षम है ये। दूसरा चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो ज्यादा है, वो उसका वेटेज 564 है, ये बहुत ज्यादा है। डेली टू डेली लाइफ में इसका प्रयोग बहुत कम है, और इसका मतलब इन्फ्लेशन जो दिखाई देता है वो मैक्सिमम वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, यहां से दिखाई देता है। और यही कारण था कि इसको रिप्लेस करके जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज लेकर आया गया वो CPI लाया गया। और CPI को अलग से देखेंगे, कल पूरा डिटेल में देखेंगे, जो नया है, जो इन्फ्लेशन को जो मापने का नया तरीका है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से कंसेप्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वो नया है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।